नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से सम्मानित आदरणीय राम कुमार आत्रेय जी की। राम कुमार आत्रेय जी मानवीय संवेदनाओं के, मानवीय भावनाओं के बहुत बड़े रचनाकार हैं। आत्रेय जी का जन्म 1 फरवरी 1944 को कैथल जिले के गांव कोड़ा, लिखने में करोड़ा, में जन्म हुआ। अपने संघर्ष के बल पर साहित्य की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। वहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ा तप करना पड़ता है। एक एक अनुभव को जीवन के अपने हृदय में संचित करना पड़ता है, तब जाकर उस सृजन की ऊंचाई तक, उस गौरव तक पहुंचा जाता है जहां आदरणीय आत्रेय जी पहुंचे हुए थे। आज आत्रेय जी की पुण्यतिथि है। 29 सितंबर को उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। हम उनकी स्मृति को, उनके सृजन को, उनकी मानवीय चेतना को सादर नमन करते हैं। आत्रेय जी एक बहुत अच्छे, यानी बहुत बेहतर इंसान रहे हैं। जितने बड़े सृजक हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान थे। आत्रेय जी से मेरी पहली मुलाकात 26 दिसंबर 2015 को हुई। मैं आत्रेय जी का एक कॉलम, खरी खोटी कॉलम आता था दैनिक ट्रिब्यून में रविवार के दिन। मुझे वो बड़ा पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। उसमें जितनी भी सामाजिक, राजनैतिक जो परिदृश्य था समकालीन, उसके ऊपर वो बड़ी सुंदर और तीखी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते थे। यानी आदमी को वो एकदम आंदोलित और उद्वेलित करती थी। ऐसी रचना, ऐसा सृजन खरी खोटी में मैंने पढ़ा। 29 दिसंबर 2015 को मैं आदरणीय आत्रेय जी के घर पहुंचा उनका साक्षात्कार करने। आत्रेय जी ने इतनी प्रेम, स्नेह और आत्मीयता से मेरा स्वागत किया, अपना स्नेह और सहयोग दिया। उतनी कई सारी बातें बताई जो एक नव पाठक या नव लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी, अगर मैं कहीं खुद की बात करूं तो आत्रेय जी ने रचनाएं सुनी अलग अलग समय में, फिर उनमें बहुत अच्छे सुझाव दिए, और जो रचनाएं मैंने उनके सुझावों के अनुकूल डाली, वे रचनाएं जहां भी भेजता था तुरंत छप जाती थी। इतना गहरा अनुभव, वो रचनात्मक परिपक्वता आदरणीय आत्रेय जी में मैंने महसूस करी। उसी दौरान आत्रेय जी ने मुझे नया नाम अशोक बैरागी भी दिया। मैंने कहा, सर ये जो नाम है थोड़ा जाति सूचक नाम मुझे लगता है। तो कहने लगे, नहीं, ये जाति नहीं, ये विशेषण है। बैरागी यानी जो समाज के राग विराग से अलग है, जिसका चिंतन समाज के लिए है। जैसा मैंने पहले कहा कि दैनिक ट्रिब्यून के खरी खोटी कॉलम में वे लगातार 3 वर्षों तक बहुत ही ज्वलंत और समसामयिक मुद्दों पर, बड़ी धारदार विषयों पर बड़ी सुंदर और तीखी व्यंजना के साथ लिखते रहे। फिर भी उनकी पहचान एक लघु कथाकार के रूप में है। आत्रेय जी का सृजन वर्तमान समय और समाज का बहुत जीवंत और प्रमाणिक दस्तावेज है। इनकी लघु कथाएं चारों तरफ, अपने समाज में चारों तरफ फैली विसंगतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। इसके साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा और साहित्यिक आदर्श भी अपने सामने रखती हैं। ये हमारे दायित्व बोध को चेतन करती हैं, हमारी अंतरात्मा को झंझोड़ती हैं, हमें बेहतर इंसान होने के लिए प्रेरित करती हैं।
आत्रेय जी ने 250 से अधिक लघु कथाएं लिखी, जिसमें 21 जूते, आंखों वाले अंधे, छोटी सी बात, बिन शीशों का चश्मा, लघु कथा संग्रहों में संकलित अनेक रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्रेय जी का व्यक्तित्व जितना सीधा सरल था, कृतित्व भी उतना ही सहज, स्वाभाविक और सदा हुआ था। अनुशासित और व्यंग्य की धार लिए हुए था। वे जीवन के हर प्रकार के छल, बल, दिखावे और राजनीति से दूर रहे। आत्रेय जी एक साक्षात्कार में बताते हैं कि एक साहित्यकार होने के नाते मैं अतिरिक्त सुविधा नहीं चाहता। मैं लाइन में लगकर अपने नंबर पर अपना काम करवाना चाहता हूं, लेकिन जब नंबर पर भी मेरा काम नहीं होता तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मेरी चेतना विद्रोह कर उठती है कि ऐसे समाज को, ऐसी व्यवस्था को तुरंत बदल देना चाहिए। आत्रेय जी जीवन के विविध पक्षों की गहरी समझ रखते हैं। बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी, प्राचार्य के पद तक पहुंचने के बाद भी स्वयं को गंवार कहलाना पसंद करते हैं। रामकुमार आत्रेय जी यथार्थ को अनूठी कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करने वाले बेहद संजीदा और सामाजिक साहित्यकार हैं। आत्रेय जी की लघु कथाओं का तेवर बहुत ही प्रभावी और मारक है। ये लघु कथाएं आकार में संतुलित होते हुए भी अपनी ही लय और गति में चलती हैं। साथ ही पाठकों को भी अपने साथ बहा ले जाने में पूर्णतः सक्षम है। जमीन से जुड़े लोक कथाकार आत्रेय जी की भाषा और कथ्य के विषय में एक बात जो उन्हें अन्य लघु कथाकारों से अलग करती है, वो है उनका देसीपन। उनके बोलने में लोक की गंध, वो गांव का बिंब, वो ग्रामीण परिवेश, वो सामाजिक जीवन से जुड़ी भाषा, जो रचना में एक अलग तरह का ठेठपन जोड़ती है। यही है जो पाठक को अपनी ओर खींच लेती है। बड़े बड़े नामचीन और विद्वान आलोचक भी आत्रेय जी की रचनाओं के प्रशंसक रहे हैं। एक घटना का उल्लेख आत्रेय जी करते थे, बताते हैं, पृथ्वीराज कालिया अकादमी के निदेशक थे। मेरी बाह पकड़कर मुझे नामवर सिंह के पास ले गए। कालिया जी ने नामवर सिंह से कहा, यह वह रचनाकार है जिनकी रचनाओं में हरियाणा की माटी की गंध मौजूद है, और इस सृजक का नाम है रामकुमार आत्रेय। इनकी रचनाओं की गंध इतनी प्रखर है कि आप उसे माटी की आवाज भी कह सकते हैं। आत्रेय जी की कथनी और करनी में बहुत साम्यता है। उनका जो कथानक, पात्र, भाषा, वो सभी अपने परिवेश से लिए गए हैं। इनके लिए आत्रेय जी को बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो अपने ही जीवन से इनका चुनाव करते हैं। बहुत सारी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो माँ का दुख हो, पिताजी सीरियस हैं, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आत्रेय जी आत्मकथा बता रहे हैं, अपने जीवन की पीड़ा बता रहे हैं। लेकिन उन रचनाओं में एक अनूठा सृजन है, एक तीखा व्यंग्य है, एक साहित्यिक व्यक्तित्व के सरोकार हैं। वहां चेतना भी है, वहां व्यंग्य भी है, वहां सृजन भी है। सामाजिक सरोकारों से लबरेज इनके लघु कथाएं कथा रस में ऐसी डूबी हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई पात्र बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगता है स्वयं आत्रेय जी बोल रहे हैं। वे अपना उद्देश्य कहानी के पात्रों से बड़ी कलात्मकता और सहजता से कहलवा देते हैं, लेकिन साथ में उनमें कहीं भी आत्म प्रशंसा
नजर नहीं आती। आत्रेय जी ने बहुत कम लिखा, पर जितना लिखा उतना ही बड़ा शानदार और जानदार लिखा। वे प्रत्येक घटना को, पात्र को पहले जीते हैं, आत्मसात करते हैं, फिर उस घटना को, उस पात्र को कलमबद्ध करते हैं। आत्रेय जी की लघु कथाओं में भावना, संवेदना और शिल्प का बहुत सुंदर तालमेल है। लघु कथा पढ़ते समय पाठक अपने को ठगा सा महसूस करता है। अंत में जाकर लघु कथा एक अप्रत्याशित मोड़ पर जैसे जोर का तमाचा जड़ देती है। इनकी रचनाओं में समाज, राजनीति, जाति, धर्म, गांव देहात, किसान मजदूर, स्त्री पुरुष और बच्चों के जीवन से जुड़ी बेसिक प्रोफाइल सामने आती है, जो पाठक को सोचने के लिए विवश करती है। असल में आत्रेय जी जहां लघु कथा को समाप्त करते हैं, असल जीवन की कहानी शुरू ही वहां से होती है। माँ की परिभाषा क्या होती है, इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती। जो माँ को परिभाषित करती है, ऐसी एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रख रहा हूं आदरणीय आत्रेय जी की। माँ उस भूख का नाम है, माँ उस भूख का नाम है जो खिलाकर दूसरों को अपने हिस्से का भोजन। माँ उस भूख का नाम है जो खिलाकर दूसरों को अपने हिस्से का भोजन। खाली पेट भोगती है तृप्ति का अलौकिक स्वाद। ये छोटी सी कविता कितनी मार्मिक और कितनी संवेदित करने वाली है, इससे बढ़कर माँ की परिभाषा नहीं हो सकती। का शीर्षक है और कौवा रो पड़ा। यह लघु कथा हरियाणवी लोक कथा पर आधारित है और वर्तमान हमारी जो पंचायती व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसके ऊपर तीखा व्यंग्य करती है, प्रहार करती है हमारी चेतना पर, प्रहार करती है हमारी व्यवस्था पर, चोट करती है हमारी मानसिकता पर कि आदमी कहां तक जा सकता है, कितना लोभी लालची और कहां तक गिर सकता है। तो सुनिए लघु कथा और कौवा रो पड़ा। हंस और हंसिनी यात्रा पर थे। बीच राह में रात हो गई तो वे दोनों एक कौवे के यहां रुक गए। हंसिनी बहुत सुंदर थी। कौवा उसे पाने के लिए ललचा उठा। वैसे भी वह स्वभाव से बहुत बदमाश था। उन दिनों उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। उसने मन ही मन में हंसिनी को पाने का षड्यंत्र रच डाला। सुबह होते ही जब हंस आगे की यात्रा को चलने को तैयार हुआ और उसने कौवे से निवेदन किया कि वह उसकी पत्नी को भीतर से बुला दे, कौवे ने क्रूरतापूर्वक उत्तर दिया कि हंसनी तो उसकी पत्नी है, इसलिए यदि वह आगे की यात्रा पर जाना चाहता है तो मजे से जाए। कौवे ने भीतर की कोठरी पर सांकल लगाकर ताला ठोक दिया था। हंस बहुत दुखी हुआ। वह तुरंत गांव की पंचायत के सदस्यों के पास गया। उनसे प्रार्थना की कि वे कौवे से उसकी पत्नी को दिलवा दें। उसे पूरा विश्वास था कि पंचायत उसके साथ न्याय करेगी, क्योंकि पंचों में तो परमेश्वर का वास होता है। पंच एकत्रित हुए। हंस ने अपना पक्ष रखा और तर्क दिया कि हंसनी उसकी पत्नी है। कौवा तो बदसूरत है, काला है, जबकि हंसनी खूब गोरी और सुंदर है। उसकी जोड़ी हंस के साथ बनती है। पंचायत चाहे तो हंसनी को बुलाकर पूछ ले कि हंसनी किसकी पत्नी है।
कौवे की पोल अपने आप खुल जाएगी। इस संबंध में जब कौवे से पूछा गया तो उसने कहा कि हंसनी उसकी पत्नी है और 2 साल से वे पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। रही बात हंसनी से पूछताछ की तो पंचायत को मालूम ही है कि इज्जतदार घरों की औरतें अदालतों और पंचायतों के चक्कर नहीं काटा करती। पंचायत के सदस्यों ने थोड़ी देर विचार विमर्श करके अपना फैसला सुनाया कि हंसनी हंस की नहीं कौवे की पत्नी है। पंचायत के सदस्यों का कहना है कि स्वयं उन्होंने 2 वर्षों से कौवे और हंसनी को एक साथ देखा है। उन सब ने हंस को धमकाया कि यदि वह यहां से चुपचाप नहीं गया तो उसकी पिटाई करके वहां से खदेड़ दिया जाएगा। हंस को वहां से चुपचाप चले जाने का आदेश सुना दिया गया। कौवे और हंसनी की जोड़ी न मिलने की बात पर पंचायत का कहना था कि इस दुनिया में सही जोड़ी तो किसी की भी नहीं मिलती। पति खूबसूरत होगा तो पत्नी बदसूरत, और यदि पति बदसूरत होगा तो पत्नी निश्चय ही खूबसूरत होगी। हंस को मालूम ही नहीं था कि कौवा तो रात में ही पंचायत के प्रत्येक सदस्य के यहाँ एक एक बोतल अंग्रेजी शराब की पहुंचा आया था। हंस के वहां से चले जाने के बाद कौवा अचानक जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता देखकर पंचायत के सदस्य आश्चर्यचकित हो उठे। उनमें से एक ने कौवे से पूछा, अरे भाई, अब तो तुम्हारे हक में फैसला हो चुका है, अब तुम क्यों रोने लगे? कौवे ने रोते रोते कहा, श्रीमान जी, जब आप जैसे पंचायत के सदस्य मर जाएंगे तो ऐसा फैसला कौन करेगा। अपनी लघु कथा समाप्त होती है। तो ये देखिए कि पंचायत जहाँ पंचों में परमेश्वर का वास होता है, वो रिश्वत लोभ में कहाँ तक गिर जाते हैं। तो ऐसी ऐसी लघु कथाएं आदरणीय आत्रेय जी ने हमें और हमारे पाठकों को दी हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा तो देती हैं, साथ में हमारी चेतना को भी जागृत करती हैं। हम बेहतर इंसान कैसे हो सकते हैं, ये सोचने के लिए विवश करती हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर पुनः मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रयास कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सहयोग करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।